गुड मॉर्निंग बच्चों। आप यदि अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसी चैनल में मिलेगी आपको 200 से लेकर 250 वीडियो जो आपके लेसन की बन चुकी हैं, आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बन चुकी है, आपके मैथ्स की बन चुकी है। और आजकल जो वीडियो मैं आपको भेजने जा रहा हूँ वो है रिवीजन राउंड की, मतलब हर चैप्टर की रिवीजन हो रहा है। और आपको मालूम है आपके पेपर्स जो फर्स्ट टर्म्स के पेपर हैं वो भी आने वाले हैं, तो अच्छे नंबर लीजिए। और इससे पहले आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मेरे चैनल का नाम याद रखिए, चैनल का नाम क्या है, स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बेल बजनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आपके अध्याय नंबर 6 की। और ये रिवीजन राउंड की कौन सी वीडियो है, थर्ड वीडियो। इसका मतलब इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आप आगे जो है थर्ड वीडियो को समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। इसमें आज जो विषय रहेंगे वो है सामंतवाद का पतन। जो चीज़ आई है ना पृथ्वी पर, जो चीज़ है वो आई है वो ख़त्म होगी, उसका पतन होगा ही होगा। तो इसी प्रकार से जो लॉर्ड थे जिन्हें सामंतवाद के नाम से जाना जाता है, उसका अंत भी हुआ। कैसे हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो जब भी मैं यहाँ पर, अगर आपने देखा होगा या मैंने पिछले उसमें भी ये नंबर दिए थे, इसका मतलब ये 3 नंबर के लिए भी आ सकता है, 4 भी आता है, 5 नंबर के लिए भी आ सकता है। तैयारी मैंने हमेशा कहा बड़े क्वेश्चन से कीजिए, छोटे नंबरों की तैयारी अपने आप हो जाती है। ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार से पिक्चर देखते हैं ना वो, तो आपको 3 घंटे का कोई भी एक फ़ोटो एक बीच में से अगर पूछ लेंगे तो आप एकदम से बताएंगे। तो इंटरेस्ट की बात है, पूरे इंटरेस्ट के साथ मुझे सुनिए। सिर्फ अपने शॉर्ट नोट बनाइए, बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आपने सिर्फ उनको उतारना है। चर्च और समाज, उस समय समाज और चर्च के बीच में कितना संबंध था, प्रगाढ़ था या फिर टूट चुका था। नगरों का विकास कैसे हुआ, नगर और जो बाद में शहर बन गया और आज जो महानगर हैं उनकी बात हम करेंगे, यूरोप की ही बात हम कर रहे हैं। फिर इनकी विशेषताएं की थी, देखने में कैसे थे, क्या सुविधाएं वहाँ पर थी, ये सारे प्रश्न आज जो है हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है सामंतवाद का पतन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। 9वीं और 14वीं शताब्दी याद रखना, इस दौरान एक शक्तिशाली और प्रभावशाली जो ये प्रथा रही थी 9वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक। ये जो फ्यूडलिज्म था ये बहुत प्रसिद्धि के दौर से गुजरा, उठा भी और नीचे गिर भी गया, पतन भी होगा उसके बाद। 14वीं शताब्दी के पश्चात इसका जो पतन था वो प्रारंभ हो गया था। सभी देशों में याद रखने वाली बात है कि सभी देशों में इसका जो पतन था वो अलग अलग तरह से हुआ। यूरोप की बात करें तो यूरोप में बहुत सारे देश हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो वो कौन था, इंग्लैंड था, जहाँ पर सर्वप्रथम जो है 1485 ईस्वी में इसका पतन हुआ। फ्रांस में जाकर जो है जो क्रांति घटी वो 1789 में हुआ। फिर जर्मनी में जाके है 1848 में, और रूस में जाकर जो है एक जार की क्रांति हुई 1917 ईस्वी में, तब जो है इसका पतन हुआ सामंतवादी व्यवस्था, क्योंकि कृषक लोग जो है वो उठ खड़े हुए, उन्होंने आंदोलन किए और इस प्रकार से इस व्यवस्था का अंत हो गया। क्लियर हो गया। बहुत सारे कारण हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे, केवल एक कारण नहीं था। चलिए नंबर 1, लोगों की दयनीय स्थिति। मैंने कहा था कि सामंतवाद जब प्रारंभ हुआ था तो आपको मैंने कहा था कि रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, बहुत अराजकता का माहौल फैला। उस अराजकता को उसको दूर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो है सामंतवाद जो है वो सामने आए थे, लॉर्ड सामने आए, और उन्होंने प्रारंभ में बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था को जो चलाया था, है ना। और जो किसान वर्ग था वो बहुत राहत उसने ली कि जो है अब हमारे ऊपर कोई है हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो है ये जो व्यवस्था थी 14वीं शताब्दी में इतनी खतरनाक हो गई। कहते हैं ना जब अमीरी आने लगती है ना तो उसमें कुछ दया भाव होता है, लेकिन जैसे जैसे अमीरी ज़्यादा बढ़ने लगती है उसका दया भाव ख़त्म हो जाता। ठीक वैसा ही हुआ इस व्यवस्था के कारण। बाद के जो अमीर थे, जो आपके सामंत थे, वो ज़्यादा लालची हो गए ना। तो इस कारण क्या थी, लोगों की जो स्थिति थी वो कैसी होगी, दयनीय। लोग कौन, जो किसान वर्ग था, जो सबसे ज़्यादा संख्या में था, 85 से लेकर 90% जनसंख्या उनकी थी। तो नेचुरल जब उनके साथ स्थिति ऐसे आगे, कहते हैं जो दुख होता है ना वो गले तक जो है सहा जा सकता है, जब गले से ऊपर बात चले जाती है तो लोग खड़े हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं। ठीक वैसा ही हुआ। क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, उनके ऊपर अत्याचार होते, हमने ये पढ़ लिया है, आपने सिर्फ ध्यान से सुनना है।
अत्याचार उनके ऊपर होते थे, इनसे वो बहुत दुखी थे। उनको न्याय नहीं मिलता था, न्याय के लिए वो अपने राजा के पास नहीं जा सकते थे। उनके ऊपर कर अधिक से अधिक लगाए जाने लगे। क्यों? ज़्यादा से पैसा जो है कमाना चाहता था सामंत, ज़्यादा जो है वो अपनी इच्छाओं को जो है वो पूर्ति करना चाहता था। बेगार उनसे लेता था, बिना पैसे के कार्य करना पड़ता था। हफ्ते में 3 या 4 दिन उसे बेगार कहा जाता था। विवाह के लिए उससे अनुमति लेना पड़ती थी, बिना अनुमति से विवाह नहीं कर सकते अपना और अपने बच्चों का। घोर परिश्रम करने के बाद भी, मतलब 18-19 घंटे तक काम करने के बाद भी उनको 2 वक्त का घर जो भर पेट खाना भी नसीब नहीं होता था। सोचिए क्या स्थिति उनकी रही। हम बात करें दयनीय स्थिति लोगों की। खून पसीने की कमाई जो है, जो सामंत था वो अपनी शान और शौकत के ऊपर जो बड़े मुश्किल से जो है कृषक दास अपनी मेहनत करके, लेकिन उससे कर अधिक से अधिक वसूल किया जाता था और अपनी शान और शौकत जो है दिखाता था ना। तो लोग इससे क्या हुए, आक्रोशित हुए। बहुत जो है उनके प्रति उनका गुस्सा जो बढ़ता जा रहा था, और यही उनके कारण का, उनके पतन का प्रमुख सबसे मुख्य कारण जो है लोगों की दयनीय स्थिति थी। क्लियर? कृषक दासों की दयनीय स्थिति थी। हो गया जी। लोग में सारे आ जाते हैं, कृषक दास पे आते हैं लोग, वो भी शामिल हो जाते हैं जिनके पास जमीन तो नहीं है लेकिन वो टैक्स देते हैं, तो कर के द्वारा उनका जो है वो शोषण किया जा रहा था। क्लियर हो गया जी। दूसरा आ गया धर्म युद्धों का प्रभाव। धर्म युद्ध बता दिया था आपको, 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य में जो है जेरूसलम, जो पवित्र भूमि, जेरूसलम याद रखना, ये जेरूसलम अगर मानचित्र में दिखाऊं तो ये आपका जो है जेरूसलम पड़ता है, इधर दिख रहा है, ये जेरूसलम है। तो यूरोप ये है सारा का सारा। यहाँ से लोग जब यहाँ जेरूसलम जो है आए, किसके लिए? पवित्र भूमि। किसने कहा था? यहाँ देखिए रोम, आपको रोम दिख रहा है ना, ये है रोम। यहाँ से जो है पोप, क्योंकि पोप रोम में रहता था, तो पोप ने जो है वो कहा कि भाई अब समय आ गया कि जेरूसलम जो ईसा मसीह की पवित्र भूमि है, वहाँ से मुसलमानों को हटाया जाए, क्योंकि ये मुसलमानों के आधिपत्य में थे। तो बहुत सारे जो सामंत यहाँ से उठे अपनी सेना को लेकर, सामंतों के पास सेना होती थी ना, और कहाँ चले गए? यहाँ पर जेरूसलम में युद्ध लड़ने के लिए, धार्मिक युद्ध। कब से कब लड़े गए? 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी, याद रखना 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक मुसलमानों को जेरूसलम से भगाने के लिए। ठीक है। और ये जो क्षेत्र आता है ये पश्चिमी एशिया आता है। ठीक है, ये यूरोप पड़ा और ये पड़ा आपका पश्चिमी एशिया, जो हमारा जो है क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल जो है ना, महाद्वीप। तो याद रखना 2 महाद्वीपों के बीच में ये लड़ाई थी। अब जेरूसलम जब ये पहुँचे तो क्या हुआ, धर्म युद्ध लड़े गए। इन धर्म युद्धों ने पोप की से, अब मैंने आपको बता दिया है कि जब अपील करी तो बहुत संख्या में सामंत जो पहुँच गए अपने सैनिकों को लेकर, कहाँ? जेरूसलम में। लेकिन क्या हुआ, इसका उल्टा हुआ। दूसरे के घर में जब आप लड़ाई लड़ने के लिए जाओगे ना, तो वहाँ असफलता आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि उसको अपनी जगह का पूरी तरह से मालूम है। उसके पास ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ है, ताकत है। ये यहाँ से चलना और यहाँ तक पहुँचना एक रास्ता भी आपको जो ख़त्म कर देता है ना। आप थके होंगे तो आपकी जो ताकत है वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ जब ये पहुँचे तो बड़ी संख्या में सामंत और सैनिक जो है वो मारे गए, है ना। तो इस स्वर्ण अवसर का फ़ायदा, अब पीछे क्या हो गया, यहाँ तो मर गए, बहुत सारे जो सामंत भी मरे, उनकी सेना भी मर गए। तो यहाँ पीछे जहाँ वो ताकतवर हुआ करते थे, अब यहाँ इनकी ताकत जो है कम रहेगी। तो इसलिए जो है सामंतों का दमन जो है वो हो गया। किसने किया? फिर राजा, जिनको उन्होंने निकम्मा बना लिया था। राजा नाम मात्र का निकम्मा रह गया था ना, सामंत ताकतवर हो गए थे। अब उनको मौका मिला और सामंतों की जो छोटी मोटी जो ताकत रह गई थी उसको उसने कुचल दिया। तो इस प्रकार से धर्म युद्ध भी जो है वो किसका कारण बना? किसका कारण बना? हम बात कर रहे हैं सामंतवाद के पतन का कारण बना। तो ये स्वर्ण अवसर था जिसका लाभ उठाया किसने? राजा ने, और इस प्रकार से उनका दमन किया। तो दूसरा हो गया धर्म युद्ध। अगर ये युद्ध ना होते वो उतने ही ताकतवर बने रहते। क्लियर हो गया। तीसरा, एक एक करके जो है, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा प्रमुख है, फिर दूसरा सबसे, तो आपने बदलने नहीं होते हैं। ये प्रमुखता होती है कि सबसे पहला कारण का था, सबसे बड़ा कारण था, दूसरा ये हो गया। तीसरा है राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। राष्ट्रीय राज्य समझते हो आप क्या होता है राष्ट्रीय राज्य? राष्ट्रीय राज्य वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं होता है। मतलब कोई, वो खुद शासित होते हैं, उनका अपना जो है राजा होगा उस जगह का, वो किसी के दूसरे के प्रभाव में। जैसे रोमन साम्राज्य के अंडर बहुत सारे जो है वो राज्य आते थे, लेकिन अभी ये स्वतंत्र हो चुके थे, राष्ट्रीय राज्य बन चुके थे ना। तो इनका उत्थान हुआ कब? 15वीं और
16वीं शताब्दी में, याद रखना 15वीं और शताब्दी। ये डेट्स जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री इसलिए इतिहास तो कहा जाता है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसका तथ्य है, प्रमाण है हमारे पास। प्रमाण क्या है? जो हम डेट आपको दे रहे हैं। अगर आप प्रमाण नहीं लिखेंगे तो वो कहानी होती है और उसके कोई नंबर नहीं आते हैं। तो इसलिए याद रखिए, जो भी मैंने बोर्ड में किया है, जो आपको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो आपको याद रहना चाहिए। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ, गठन हुआ। ठीक है, क्योंकि सामंत जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके। जब तक सामंत थे राष्ट्रीय राज्य नहीं बने। राष्ट्रीय राज्य किसके अधीन बने? राजाओं के। जब राजा ताकतवर हुआ तब जो है राष्ट्रीय राज्यों का गठन जो हुआ। तो इस तरह याद रखना कि कब हुआ? ये हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी में ही हुआ, इससे पहले नहीं। अब शासकों के अधीन जो है वो शक्तिशाली हुए, और शक्तिशाली राजा जब शक्तिशाली हुआ तो उसने अपने अधीन एक आधुनिक सेना का भी गठन किया। और ये आधुनिक जो सेना थी इसके पास आधुनिक हथियार भी थे, और इसलिए उन्होंने उन हथियारों को उस सेना के बलबूते पर जो और थोड़ी बहुत जो कसर रही थी किसकी? सामंतों की, उसको भी उन्होंने कुचल दिया। तो राष्ट्रीय राज्य के उत्थान ने भी जो है वो सामंतों की शक्ति को कुचलने में जो है सहयोग किया। फिर आता है चौथा, वो है कृषकों के विद्रोह। कृषक, किसान, है ना, जिनको साथ जो है सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार जो है सामंतों के द्वारा हो रहा था। तो ये 14वीं शताब्दी, याद रखना 14वीं शताब्दी में सामंती प्रथा का पतन का मुख्य कारण बना कृषकों के विद्रोह। सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमने पहले नंबर पे बात भी कर चुके हैं। ठीक है जी। 1347 से लेकर 1350 ईस्वी के दौरान जो है जो क्या हुआ, एक घटना घटी कि जो है एक प्लेग महामारी जिसका नाम था ब्यूबॉनिक। बड़ा इंपॉर्टेंट है नाम, याद रखना, ब्यूबॉनिक। इसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। 1347 से 1350 के बीच में जो है ये प्लेग फैला। भारतवर्ष में भी कई बार ऐसी स्थितियाँ रही है। मैं अगर अपने परिवार की बात कहूँ तो मेरे पिता के 6 भाई बहन और भी थे, लेकिन वो प्लेग की बीमारी के कारण मर गए। तो पहले जो बीमारियाँ, छोटी छोटी बीमारियाँ होती थी, इसी से आदमी, क्योंकि ये ला इलाज थे, इसको कोई इलाज नहीं होता, तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी जो है काली मौत, जिसे ब्यूबॉनिक प्लेग कहा जाता है, उसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। कौन मारे जाते हैं? अधिकतर गरीब लोग ही मारे जाते हैं। तो इसमें अधिकांश जो कृषक थे। कौन थे? कृषक थे, है ना। आज भी देखिए बोलते तो बहुत है कि जो है गरीबों का भगवान होता है, ऐसा ऐसे हम देते हैं ना, लेकिन अक्सर अगर आप देखेंगे तो गरीब जो है, गर्मी हो, सर्दी हो या फिर वर्षा ऋतु हो, हर मौसम में गरीब लोग सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं। और जिनके पास सबसे धन है वो अपने आप को बचा लेते हैं उस धन के कारण, है ना। ये हकीकत है, समझ लेना इस बात को। तो अधिक मजदूरी की मांग करने लगे। अब क्या हुआ? जब कृषक कम हो गए, अब ज़मीनें तो उतनी ही थी, बहुत सारे लाखों में लोग मारे गए। अब जो काम करने वाले थे वो कम बचे गए थे कृषक। अब उनसे काम जो है ज़्यादा लिया जाने लगा। अब वो काम ज़्यादा लिया जाने लगा तो उन्होंने कहा कि हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए भाई, है ना, हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए, हमें ज़्यादा पैसे दिए जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनका लगातार शोषण किया गया। उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाएगी, ज़्यादा काम उनसे ले गया। बाध्य होकर उनको क्या करना पड़ा? अब उनको विद्रोह का झंडा जो है वो करना पड़ा। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, किसके विरुद्ध? सामंतों के विरुद्ध। और इस प्रकार से इन लड़ाइयों में सामंत भी मारे गए और उनकी सेना भी मारी गई। ठीक है, ये हुआ कृषकों के विद्रोह की बात हम कर रहे हैं, किसके कारण? ब्यूबॉनिक प्लेग के कारण। फिर 1358 ईस्वी में जो है फ्रांस के किसानों ने और 1381 ईस्वी में इंग्लैंड के किसानों ने विद्रोह कर दिए। और इन विद्रोहों के दमन के कारण जो है छोटी मोटी जो बची थी कसर वो ख़त्म हो गई। अगर आप इतना भी याद रखते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 कारण तक समझ आ गया। अब 5वां कारण समझ लिए, वो है मध्य श्रेणी का उत्थान। अब तक हमने जो है पढ़ा था राजा के बारे में, हमने इसके बाद जो है पढ़ा हमने, देखिए कई बार मेरे को ना दिमाग से हट जाता है, ये बड़ी दिक्कत है। लॉर्ड्स के बारे में, जिन्हें हमें सामंत कहते हैं। सामंत से नीचे हमने बात करी थी। फिर सामंत से बात क्या करी थी हमने? नीचे जो नाइट होते हैं, नाइट से नीचे क्या आते थे? आपके किसान आते थे। किसान भी 2 तरह के, स्वतंत्र किसान और एक जो है किसान मजदूर। अब हम जो है एक और श्रेणी है, याद रखना, ये श्रेणी कौन सी थी? मध्य श्रेणी। 15वीं और 16वीं शताब्दी, याद रखना 15वीं और जिसमें राष्ट्रीय राज्य का उत्थान हो चुका था, है ना, नए नए राष्ट्र बन गए थे। उस समय क्या हुआ कि इस समय जो है सामंतवादी व्यवस्था का जो है विनाश हो चुका था पूरी तरह से। और अब यहाँ पर एक ऐसी श्रेणी का उत्थान हुआ था जो व्यापारी थे
उद्योगपति थे और पूंजीपति थे, व्यापार करते थे। जिनके पास ज़मीन है, उन्होंने ज़मीन को अपना धंधा नहीं बनाया, उन्होंने छोटा छोटा व्यापार करना शुरू किया और बड़े व्यापारी बन गए। फिर उनके पास ज़्यादा पैसा आया, उन्होंने उद्योग लगाना शुरू किया। अब घर से बनकर, पहले क्या होता है, घरों में ही छोटे छोटे उद्योग होते थे, छोटी चीज़ें बना ली जाती थी। अब उनको बड़े पैमाने पर बनाने के लिए उद्योगपति आए, मतलब उद्योग बनना शुरू हो गया और वहाँ से उद्योगपति बन गए। फिर उनके पास पैसा हो गया, वो उसको धन से और धन कमाने लगे, वो पूंजीपति बन गए। तो ये जो 3 तरह के लोग थे, व्यापारी से उद्योगपति हुए, उद्योगपति से पूंजीपति बन गए, ये कहलाई मध्यम श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहलाई? जो मध्यम श्रेणी, जो अभिजात ना होकर अभिजात वर्ग था। पहले अभिजात वर्ग जो है वो उस कौन थे? जो आपके लॉर्ड्स थे, वो आते थे, आपके जो सेना और के जो संबंधित जो बड़े बड़े लोग थे वो उसमें शामिल होते थे। अब ये अभिजात वर्ग अलग तरह का, मध्य श्रेणी का अभिजात वर्ग आया था। और इसमें क्या था? ये भी अत्याचारों से, किसके अत्याचारों से? सामंतों के अत्याचार है। सामंत इनके विद्रोह पहले से ही जो है विरोध में थे। जैसे जैसे इनके पास पैसा आने लगा, जब इन्होंने व्यापार को अपनाया बजाय जो है कृषि करने के, तो तभी से ही जो है सामंत और इन व्यापारियों के बीच में जो वैमनस्य स्थापित हो चुका था, एक दूसरे को सहते नहीं थे। सामंत इनके विद्रोही थे। अतः अब जब उनके पास ताकत आ गई तो उन्होंने भी सामंतों की शक्ति को कुचलना चाहा। और किसका साथ दिया उन्होंने? सामंतों का नहीं, उन्होंने किसका दिया? शासकों का सहयोग किया। किसी से? पैसे से, धन दिया उनको, ठीक है, टैक्स के तौर पर उनको अधिक से अधिक धन दिया, जिसके बलबूते पर अब उसने क्या किया? राजाओं ने अपनी शक्तिशाली सेना जो है इकट्ठी करी और उसी के बलबूते पर उसने सामंतों का शक्ति का जो है वो हास्य किया, खत्म किया। क्लियर हो गया? तो यह मध्यम श्रेणी का कारण भी जो है वो सामंतवाद का पतन हुआ। क्लियर हो गया? ये हुए 5 कारण, तो आपने बिल्कुल याद रखने सही ढंग से। छठा आता है सामंतों के आपसी झगड़े। ये भी इसका कारण पड़ा। सामंतों को जो है क्या था? पकड़ नहीं थी राजा की, तो सामंत अपने एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। किसके लिए? जमीन के लिए, ठीक है। जमीन ही क्योंकि प्रमुख साधन था, जमीन से ही उनको कर आता, टैक्स आता था, तो अधिक से अधिक भूमि को अपने अंडर लाना चाहते थे, इसलिए वो आपस में लड़ते रहते थे। किसके लिए? हैसियत दिखाने के लिए। देखिए हैसियत, युद्ध जो है हैसियत का भी दिखाता था। क्या सेना उसके पास ज़्यादा है, मैं दिखाऊंगा कि जो छोटा जो सामंत है उसको हराना है ना, और हराते थे। और देखिए मेरी हैसियत, व्यक्तिगत शत्रुता, कई के साथ शत्रुता। अच्छा, उसने मेरा कहना नहीं माना, उसने अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ नहीं किया, कुछ भी। जागीरों की सीमाओं संबंधी सीमा, अच्छा मेरी सीमा के ऊपर उसने आक्रमण किया या उसको जो है दबोच लिया है मेरी जगह को, तो इस तरह से, या लूट मार करने के लालच के, तो इस प्रकार से ये सारे कारण थे जिसके कारण जो सामंत आपस में लड़ते रहते थे। और इसके कारण क्या था? इनके कारण ही आपस में जब वो लड़े तो इसके कारण उनकी शक्ति का भी कहते हैं, जब जीता हो चाहे हारा हो, शक्ति दोनों की घटती ही घटते हैं। सैनिक मारे जाएंगे, बहुत सारा धन जो है खराब होगा, आप जहाँ पर लड़े हैं, जहाँ से सेना गुजरी है वहाँ विनाश हो जाएगा, मतलब फसल जो है वो तबाह हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कारण भी बना सामंतों की तबाही का, पतन का। 7वां नगरों का उत्थान, है ना। नगरों का उत्थान हमने पढ़ लिया था, 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो नगरीकरण हुआ। तो नगरों का उत्थान में जो है अब क्या था? नए नए नगर स्थापित, व्यापारियों ने जो है जहाँ पर वो रहने लगे, जहाँ से वो व्यापार करने लगा, धन आने लगा, लोग अमीर होने लगे, और नए नगर जो स्थापित हुए जिनके नाम थे, याद रखना इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनिस है, जेनेवा है, फ्लोरेंस है, पेरिस है, लंदन है, फ्रैंकफर्ट है और मिलान है। इसमें अधिकतर जो पढ़ते हैं वो इटली में पढ़ते हैं, फिर ये लंदन जो है इंग्लैंड में पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो शहर है, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी का नाम है, ये शहर, इनके नाम आपने याद रखने, ये उस समय 15वीं शताब्दी में स्थापित हो चुके थे। क्लियर हो गया? अब इनसे क्या हुआ भाई? अब ये जो नगर जो स्थापित हुए, इन नगरों की जो हवा थी वो स्वतंत्रता थी। आपको हर तरह की आज़ादी थी। आपको, आप जहाँ मर्जी घूमें फिरें, आप जो मर्जी व्यवसाय करें, कोई आपको पूछने वाला नहीं था। तो ऐसा जो है गांव में नहीं था। जहाँ पर जो है सामंतवाद एक व्यवस्था थी, वहाँ पर कृषकों के ऊपर पहरा था, वो किसी दूसरे व्यवसाय को नहीं अपना सकते थे, पूरी उम्र उसी के दास बनकर रहना पड़ता था। इसलिए अब जो गांव में जो थे कौन कृषक दास थे, वो अब स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, आज़ाद होना चाहते थे। और कहाँ जाना चाहते थे? इन नगरों में स्थापित होना चाहते थे, और ऐसा उन्होंने किया भी। वो भाग जाते थे। और एक व्यवस्था याद रखना कि जब आप भागते थे, अगर एक वर्ष 365 दिन होता ना, तो 365 और 366 दिन अगर आप नहीं मिलते हैं, किसको? सामंत को मिल गया तो मार देगा आपको जान से, अगर नहीं मिले तो आपको आज़ाद करना पड़ेगा उसको, फिर वो मार नहीं सकता था, ऐसा नियम था। ठीक है, तो इसलिए उनसे अत्याचारों के बचने के लिए वो नगरों में आ गए।
है ना। ये ऐसी जगह छिप गए जहाँ के बाद फिर वो कहाँ चले गए, नगरों में। तो इस प्रकार से अपने व्यवसाय के लिए या अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए वो नगरों की तरफ गया, ना कि अब वो कहाँ से जाने लगा, अब वो उस सामंतवाद व्यवस्था को छोड़कर जाने लगा कहाँ, नगरों की तरफ। इस तरह से किसको घाटा हुआ, सामंतों को घाटा हुआ, क्योंकि अब उनको काम करने के लिए लोग नहीं मिले और इस कारण उनका पतन हो गया। क्लियर हो गया जी। तो ये 7 कारण। अब आता है मुद्रा। मुद्रा क्या होता है, पैसा, धन, है ना, रुपया, करेंसी जिसे कहते हैं। तो पहले क्या होता है, सामंतवाद के शासन काल में जो है विनियम के द्वारा, विनियम क्या होता है कि वस्तुओं के बदले में वस्तु जो है वो ले दे सकते हैं। अगर आपके पास अनाज नहीं है तो आप कुछ नहीं खरीद सकते, कुछ ऐसी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कोई सोना है, चांदी है, कोई ऐसी वस्तु जिसकी कोई कीमत है, उसके बदले में दूसरी वस्तु आपको मिलती थी, कोई मुद्रा नहीं होती थी। लेकिन क्या हुआ, मध्य युग में जो है इसी शताब्दी के दौरान क्या हुआ, मुद्रा का प्रचलन जो है प्रारंभ हो गया, है ना, मुद्रा का प्रचलन, है ना, समझ गए। मुद्रा होता है करेंसी, करेंसी चल पड़ी थी उस समय, और इससे क्या हुआ, व्यापार करना जो है आसान हो गया। और दूसरी तरफ जो है अब जो कृषक दास है उसके लिए आसान हो गया। कृषक दास जो है अगर उसका जो उसने अनाज उगाया है उसको वो बेच दे तो उसके अधिक मूल्य, अधिक पैसे मिलेंगे और वो अपना जो है मूल्य चुका सकता था अपने किसके द्वारा, मुद्रा के द्वारा। उसकी स्थिति में भी जो है वो परिवर्तन आया, है ना। अनाज की कीमत जो है अगर उसको अच्छी मिल जाए तो क्या होगा, वो अनाज जो पहले जो है सीधा देता था कहाँ, किसको, अपने सामंतों को, अब वो उसकी जगह पैसे दे सकता था, उससे उसके पास वो पैसा बचने लगा। तो मुद्रा के आने के कारण एक दूसरा और डिपेंडेंसी कम होगी। अगर उसको मान लो उसने कोई लेना है, उस समय जो है ये माना जाता था कि जो भी चीज़ लेंगे आप वो अपने ही जो मैनर है उसी से ही लेंगे। अब वो मुद्रा उसके पास आ गई, वो कहीं से भी कोई चीज़ ले सकता था, है ना, स्वतंत्रता मिल गई, आज़ादी मिल गई एक तरह से, उसके पास पैसा भी बचने लगा। तो इस प्रकार से इसके कारण भी जो है वो जो पहली व्यवस्था थी उस व्यवस्था से अब जो है ये निकलने लगे थे लोग, उसके हाथ से छूटने लगे थे। और इस प्रकार से भी सामंत की, और इसी के कारण जो है, इसी के कारण स्थायी सेना भी रखना संभव हुआ। राजा के पास मुद्रा थी, अब वो मुद्रा देकर जो है अगर उसके पास अभी जो ज़मीन का हक था वो अभी भी किसके पास था, अभी भी बहुत सारी ज़मीन के मालिक कौन थे, वो थे आपके लॉर्ड्स। तो लॉर्ड्स या सामंतों के पास ज़मीन थी, तो अब उसके पास पैसा आ गया था, जो चाहे वो किसी तरह टैक्स के तौर पर, चाहे मध्य श्रेणी ने उसको दिया है, उसके बलबूते पर उसने जो है अपनी सेना रखना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से उसको भी जो है, राजा को भी इसका जो है अच्छा जो है वो क्या मिला, फल मिला, और इस प्रकार से उसने सामंतों की शक्तियों को कुचला सेना के बलबूते पर। तो ये हुए 8 कारण, है ना, कोई सारे कारण आपको समझ आ जाने चाहिए। अब चलते हैं एक अगला क्वेश्चन जो आता है चर्च और समाज। ये 2 या 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। चर्च और समाज में क्या उस समय व्यवस्था थी। देखिए मध्यकालीन जो पश्चिमी यूरोपीय समाज था उसमें सर्वाधिक अगर प्रभाव डाला, सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव डाला वो चर्च ही थे। कौन थे, चर्च। क्यों, क्योंकि देखिए प्राचीन समय से लेकर अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में भी जो शिक्षा पढ़ाई जाती थी वो वेदास थे, है ना, उपनिषद थे, जो धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे वही हमारी पढ़ाई हुआ करती थी ना। तो इसी प्रकार से ये सभी ही देशों में जो पढ़ाई का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई शिक्षा की, वो धार्मिक शिक्षा थी। तो लोग ज़्यादा धार्मिक थे। क्लियर हो गया जी। तो जो धार्मिक प्रक्रियाएं थी वही हमारे समाज की व्यवस्थाएं थी और उसी से हमारा प्रभावित भी होते थे। वास्तव में जो चर्च उस समय जो है, क्योंकि जैसे हम करें मध्य श्रेणी, प्राचीन की बात नहीं करें, अब करें मध्य समय, जब लोगों में जागरूकता भी आ चुकी थी, है ना, थोड़ा सा जागरूक हो गए थे लोग। अब गांव से निकलकर अब शहरों में व्यवस्था स्थापित। अब क्या था, जो आपने देखा, लोगों ने देखा कि उस समय तक जो धर्म था वो बड़ी कुरीतियों से गुजर चुका था, बहुत सारी गलत बातें उस धर्म में आ चुकी थी। तो चर्च में भी माना जाता है, चर्च में भी क्या था कि चर्च का जन्म से लेकर कब्र तक, मृत्यु तक, जब तक वो मर नहीं जाता था, इन पूरी व्यवस्था का जो है वो अधिकार था किसका, चर्च का। ठीक है, हमारे भी यहाँ जो अगर आप अपने इतिहास को देखेंगे तो हिंदू का जो व्यवस्था थी उसमें जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो है लगभग 40 संस्कार थे जो उनको करना ही पड़ता था। इसी प्रकार चर्च में भी हो गया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी धार्मिक जो कर्तव्य हैं, जो भी है नियंत्रण है, पूरी तरह से किसका होता था, चर्च का होता था। ठीक है, फिर जो भी नियम बनाए जाते थे चर्च के द्वारा, है ना, न्यायालय भी उनके पास था, न्याय भी वही करते थे, चर्च में ही न्याय होता था, धार्मिक जो बातों का, नियमों का, तोड़ने वालों का।
तो इस प्रकार से जो भी उल्लंघन करता था उनको जो सजाएं दी जाती, उनको दंडित किया जाता। तो इस प्रकार से अभी भी जो है जो प्रभाव था मध्यकालीन में वो चर्चों का बहुत अधिक था। तो ये पढ़ा हमने चर्च और समाज के बीच में क्या प्रभाव उस समय रहता था, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अगर एक एक करके अगर हम जो है चर्च के जो कार्यों के बारे में करें, उसमें ज़रूरी था कि जिसमें पोप की बात भी हो। हमने ये पढ़ लिया है लेकिन हम बड़े शॉर्टली इसको करने वाले हैं। चर्च के कार्य क्या थे, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या थे, सामाजिक थे और धार्मिक रीति रिवाज थे। इनके ऊपर नियम बनाना ये कार्य किसका, चर्च का था। ठीक है जी, सामाजिक और धार्मिक जीवन संबंधी जो नियम है, कैसे हमें समाज में रहना चाहिए और धार्मिक तौर पर हमें कैसे रीति रिवाजों को फॉलो करना है, ये सारे कार्य। फिर चर्च में जितने भी अधिकारी नियुक्त होंगे वो भी जो है चर्च ही करता था। फिर धर्मोपदेश देना, अच्छी बातें जो है सिखाना, ये भी जो है हमने पढ़ लिया है। जो सबसे निम्न जो पादरी वर्ग था वो जो है धर्मोपदेश देता है, और लोगों के लिए सामूहिक प्रार्थना जो है वो रविवार को की जाती थी। विद्यार्थियों को शिक्षा देना, ये कार्य भी कौन देता था, विद्यार्थियों को शिक्षा देना ये भी जो है चर्च ही करते थे। रोगियों को, गरीबों को, विधवाओं को, अनाथों की देखभाल करना ये भी कार्य उनका था। विवाह करवाना, ये रस्म पूरी करना ये भी इनका ही कार्य होता था। इसके अलावा जमीन संबंधी वसीयत से संबंधित, आज देखिए अलग है आपके लिए पटवारी बने हैं, अलग से संस्था है सरकार के भीतर, लेकिन ये कार्य भी उस समय, या उत्तराधिकार संबंधी मामले की सुनवाई करना, ये सारे कार्य कौन करेगा, ये चर्च ही करेगा। अभी तक हम सारे काम जो है चर्च के द्वारा ही कर रहे हैं। इसके बाद किसी को दंड देना, धर्म संबंधी कोई भी जो है विद्रोह कोई करता है तो उसको दंड देना भी चर्च का कार्य होता था। कृषकों से उनकी आय का 10वां भाग लेना, और कौन सा कर था, वो था टिथ कर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, वो भी चर्च का ही कार्य था। श्रद्धालुओं से दान लेना, जब कभी जो है दान लेना जो है वो लिया जाता था, अगर चर्च बनाने हो तो उनसे लाने कोई समारोह करना है तो दान लिया जाता था। तो ये सारे कार्य चर्च के होते थे। अब आता चर्च का जो संगठन था वो कैसे चलता था। चर्च के पास जो है अनेक अधिकारी थे इस व्यवस्था को चलाने के लिए, और इनका बहुत समाज में सम्मान किया जाता था, है ना। जैसे हमारे भी पुरोहितों का, जो गुरुज थे, उनका बहुत सम्मान किया जाता था, है ना, पहले से लेकर अब तक भी बहुत जो है आदर सम्मान। दक्षिण भारत में जाइए बहुत आदर सम्मान होता है, लेकिन चरित्र आपका उस तरह का होना चाहिए। उन्हें अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे, ये भी हम बात चुके थे, कर सके क्या वो कर नहीं दे सकते थे, ठीक है, कर में उनको छूट थी। सैनिक सेवा वो नहीं करते थे क्योंकि सभी के लिए सैनिक सेवा थी, हमने पढ़ा ना। जो कृषक दास था वो नहीं जाना पड़ता था, कम से कम 40 दिन जो है वो कहाँ जाना पड़ता था, अपने लॉर्ड की सेना में काम करना, लेकिन इनसे नहीं लिया जा सकता था। कर से भी मुक्त थे, सेना सेवा से भी, सैनिक सेवा से भी मुक्ति थे। तो इस प्रकार से इन चर्च का जो संगठन चलता था वो एक एक करके पढ़ेंगे कौन कौन सी। सबसे पहले आता है पोप। चर्च के में कैसे सबसे बड़ा जो अधिकारी था उसका नाम था पोप। वो एक ही हो चाहे सर्वोच्च अधिकारी पोप, जो कहाँ बैठता था, निवास करता था, रोम में निवास करता था ना। इटली की राजधानी का नाम है रोम, और उस समय रोम इंपॉर्टेंट था, इटली नहीं। रोम, इटली का कहीं नामो निशान नहीं था। रोम जो है वो साम्राज्य हुआ करता था। तो सोचिए, रोम जगह भी है और एक साम्राज्य भी हुआ करता था। तो रोम जगह जो है, जो इटली के अंदर आती है, वहाँ वो निवास करता है आज भी वहीं, लेकिन वेटिकन सिटी हो गया है, रोम से थोड़ा वेटिकन सिटी की तरफ अब जो पोप रहते हैं, जहाँ पर उनकी ही सत्ता चलती है। तो देखिए उस समय जो है लोग क्या मानना था कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, वही मान, सोचिए ईश्वर ने उनको भेजा है धरती के ऊपर प्रतिनिधि के तौर पर, कि ईश्वर क्या कहना चाहता है तुम्हारे लिए वो क्या करेगा, तुम्हें क्या करना होगा अपने इस जीवन में। ये सारी बातें जो है वो पोप को इस तरह से माना जाता है, इस तरह से देखा जाए। कितना सम्मान लोग समय लोग करते होंगे। चर्च की समस्त जो गतिविधियां होती थी उन पर नियंत्रण, जितनी भी गतिविधियां हैं सभी चर्चों की, वो पोप के हाथ में थी, ठीक है। न्यायालय वो लगा, सबसे बड़ा न्यायालय उसी का दरबार होता था। विवाह करवाना भी हमने पढ़ लिया सारी चीज़ें। ये सारे कार्य किसके होते थे, पोप के अधीन जो है होते थे, ठीक है। पोप के अधीन या फिर चर्च के अधीन, क्योंकि चर्च का मुखिया कौन होता था, पोप। तो इसी को ही वो इन सारी गतिविधियों के ऊपर ध्यान जो है वो रखता था, कौन, पोप रखता था। शासक भी, याद रखना, शासक भी, ये हमने पढ़ चुके कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, इतने ताकतवर जो है वो पोप हुआ करते थे। ये अभी के जो पोप हैं फ्रांसिस, उनकी फ़ोटो मैंने आपको लगाई है तो आपको नज़र आए कि कैसे वो दिखते हैं। संक्षेप में पोप की जो शक्तियाँ थी वो असीम थी, राजा की तरह इनकी जो शक्तियाँ थी वो असीम थी, राजा से भी ऊपर ये शक्तिवान थे पोप। दूसरे आते हैं आर्क बिशप। आर्क बिशप जो है इस तरह से समझ लीजिए, जो आज के सीएम है, स्टेट के जो सीएम है ना, पोप हो गया हमारे प्रधानमंत्री और आर्क बिशप हो हमारे सीएम। तो इस तरह से आपने समझते रहेंगे तो आसान रहेगा।
लेकिन ये धार्मिक जगत के हैं ना, इतना कर समझ लीजिए। आर्क बिशप जो है वो पोप्स के बाद दूसरा नंबर इनका आता था, और ये ज़्यादा संख्या में होते थे। जैसे भारत में जितने भी राज्य हैं ना, वहाँ पर सीएम बैठे हैं तो ज़्यादा संख्या, लेकिन प्रधानमंत्री एक है। तो प्रांतीय बिशप पर यह पूरा नियंत्रण जो है वो रखते और इसके कार्य की देखभाल भी करता था। अब जितने भी राज्य के जो है, राज्य में जितने आर्क बिशप होंगे वो जो है किसके अंडर होंगे? पोप के अधीन होंगे। हालांकि पोप के अधीन सारा ही सब कुछ है, लेकिन उससे छोटे जो है आर्क बिशप है। तो जो कार्य जो है पोप सेंटर में करता था, वही कार्य जो आर्क बिशप भी करता है। वो भी न्यायालय भी लगाएंगे, सारे काम करेंगे जैसे जो है पोप करता है, ठीक है, लेकिन अपने प्रांत में। क्लियर हो गया? इसके कार्यों की देखभाल का वह अपना न्यायालय लगाता था, ये सारा हम पढ़ ले। तो इसका एक और कार्य जो है, बिशप जो इसके नीचे जो छोटे बिशप होते थे, उन्होंने कोई न्याय दिया है किसी को, तो उसकी अपील जो है आर्क बिशप में जो है, हाँ यस, आर्क बिशप के पास जो है, ये आर्च हो गया, आर्क बिशप के पास जो है जाकर कर सकते थे, है ना, उसकी सुनवाई। अगर इसने कोई निर्णय गलत दिया है तो उसका निर्णय वो कहाँ अपील कर सकता था? आर्क बिशप। अगर आर्क बिशप से नहीं संतुष्ट होते तो कहाँ जाते थे? पोप के न्यायालय में जाते। तो सुप्रीम जो न्यायालय था वो पोप का हुआ करता था। क्लियर हो गया? तो सभी बिशपों की नियुक्ति करनी हो, वो कार्य भी आर्क बिशप का था। तो उसका कार्य भी समझ लीजिए और क्या करता था। बिशप जो है वो सबसे छोटा था, बिशप आ गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो होगा वो बिशप जो है सबसे बड़ा होगा धार्मिक कार्यों से संबंधित, है ना, जिसमें चर्च जो है जितने भी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में चर्च होंगे उसके अधीन होंगे। और नीचे जितने भी पादरी नियुक्त करेगा वो वही करेगा, बिशप करेगा ना, पादरियों की नियुक्ति भी वही करेगा। और ठीक उसी प्रकार से उसका भी अपना एक न्यायालय होता जहाँ वो देता था न्याय। क्लियर हो गया जी? फिर सबसे नीचे आते हैं, वो है पादरी, है ना जी। पादरी अभी हमने पढ़ा, बिशप के अधीन जो है पादरी कार्य करते थे। तो चर्च में जो पुजारी होता था उसे पादरी कहा जाता है। आज भी जो आप जाएंगे इस तरह से कपड़े वो पहन के रखते हैं। तो ये धर्म उपदेश देने का जो कार्य होता था वो पादरी वर्ग का होता था, ठीक। लोगों का, आम लोगों को जो धर्म उपदेश दिया जाता था वो कौन देता था? पादरी देता था। जबकि पोप जो है वो बड़े लोगों तक ही सीमित रहते, तो छोटे लोगों को देने वाले वो पादरी। पादरी का सीधा ही संबंध जो है आम लोगों के साथ होता था, इसलिए उनका जो जीवन होता था बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा होता था। वो पोप की, बिशप या आर्क बिशप की तरह जो है अस्प्रिय जीवन व्यतीत नहीं करते थे। ये इनका साधारण सा जीवन होता था और इसलिए लोग इनसे बहुत प्रभावित होते थे। ये सामूहिक प्रार्थना संडे के दिन जो है, रविवार के दिन, ये चर्च में जो है लोग जो आते थे उनकी दुख तकलीफों को सुनते थे और उनके लिए प्रार्थना करते थे भगवान से, उनके सुख समृद्धि के लिए, है ना। जैसे पुरोहित हमारे लिए करते हैं ना, समझ आए, पुजारी हमारे लिए करते हैं। तो जन्म, विवाह और मृत्यु संबंधी जो कार्य होता है, संस्कार होते हैं, वो भी यही करवाते हैं, है ना। और इसके अलावा पोप ने कोई आदेश जो पारित किया है, सबसे बड़ा जो राजा ने किया है, तो वो सारे के सारे आदेश जो है मनवाता था कौन? पादरी, है ना। क्योंकि लास्ट में जाकर जो गांव है वहाँ पर जाकर जो है कौन है? वो पादरी का कार्य है कि उनको बारे में बताएं कि क्या कहते हैं हमारे गुरु। पादरियों का स्थायी लोगों के, स्थानीय लोगों से बहुत जो है वो प्रभावित है, मैंने आपको कह दिया है। तो ये है कैसे जो है हमारा जो है जो धार्मिक व्यवस्था थी, वहाँ का जो चर्च व्यवस्था थी वो चलती थी। अब आता तीसरा नंबर, वो है मठवाद। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर के लिए कई बार पूछा जाता है, मठवाद क्या था। देखिए उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इससे बिल्कुल अलग थे। पादरी, बिशप, आर्क बिशप या इनके जीवन से अलग जो है एकांत में रहना पसंद करते हैं। एकांत, हमारे ऋषि मुनि है ना, लीजिए जो ऋषि मुनि थे वो हट गए और चले गए कहाँ? जंगलों में जाकर। क्यों? क्योंकि उन्हें इस व्यवस्था से बिल्कुल जो है वो लालच नहीं था, कोई पैसे का नहीं था, धन दौलत नहीं था, कोई अपने परिवार से, तो इस प्रकार के लगाव से दूर रहते थे। तो इसी प्रकार के इनके भी कुछ ऐसे लोग हुए जो एकांत में जीवन रहना पसंद करते थे, इसलिए वो जंगलों की तरफ निकलकर वहीं अपना जो है वो घर बनाया और उसे मठ कहा गया। घर इसलिए क्योंकि अपना घर नहीं होता था, उसका घर नहीं होता, बल्कि जो भी लोग उसके पास आए रहने के लिए, उससे शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, वो सभी वहीं पर रहते थे, इसलिए उसको मठ कहा जाता, ठीक है। या फिर इंग्लिश में एबी कहा जाता था, या भी आएगा तो वो भी मठ है, मठ एबी में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, क्लियर का। अब यहाँ जो रहने वाले थे उनको एक नाम दिया जाता था, जो भिक्षु होते थे। वैसे भिक्षु भिक्षुनियाँ ना, आदमी होंगे भिक्षु होंगे, और उनको तो जो भिक्षु होते थे उनको मंक कहा जाता है या मॉन्क कहा जाता था, ठीक है। और जो लड़कियाँ होती थी, लेडीज़ होती, उनको नन कहा, लेडीज़ नहीं लड़कियाँ होती थी, इनको विवाह करने का अधिकार नहीं होता था, ठीक है। ये ब्रह्मचार्य का पालन इनको सारी उम्र करना पड़ता था। तो मंक और नन इनको कहा जाता था। पुरुषों को मंक और उनको लेडीज़ को नन कहा जाता। क्लियर हो गया? इनके लिए कठोर नियम बनाए गए थे। देखिए पोप ने अपने लिए नहीं बनाया, या बिशप और बिशप वो ऐश्वर्य जीवन व्यतीत करेंगे, इनके लिए कठोर जीवन, उनके लिए पवित्रता रखी गई थी, किसी पर का पवित्रता भरा जीवन जो व्यतीत करेंगे।
विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे सारी उम्र। फिर संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है, कोई संपत्ति नहीं होगी, संपूर्ण जीवन किसके लिए, ईश्वर की आराधना में व्यतीत करेंगे। तो इसलिए लोग इनको जो है, इनका रहना सहना देखकर, इनके उपदेश सुनकर जो है, उनके पवित्र जीवन को देखकर जो है उनसे क्या करते थे, प्रेरणा लेते थे, प्रेरणा स्रोत थे ये लोगों के, है ना। ऐसा होता है जो कुछ लोग गांव में भी देखा होगा, जो बहुत अच्छे से रहता हो और जो कुछ कहता हो अपने जीवन में भी अपनाता हो, तो उनकी रिस्पेक्ट वहाँ पर होती है। इसके अलावा क्या करता था वो, रोगियों की सेवा करता था, यात्रियों की देखभाल करता था, जब कभी कोई यात्री आया तो उनको ठहरने के लिए रात की व्यवस्था करता था। तो मठ की जितनी भूमि होती थी उस पर कृषि और पशुपालन करने का कार्य भी उसके ऊपर, ऋषियों के पास भी ज़मीन होती थी जहाँ पर खेती करती थे और पशुपालन भी, पशु भी पाले होते थे। तो इसी प्रकार से जैसे ऋषि थे वैसे ही ये मठ में रहने वाले लोग थे। तो मठ बात समझ गए आसानी से। अब इन मठों के नाम थे, उस समय 3 तरह के मठ बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये भी 2-2 नंबर के लिए कई बार पूछा जाता है। एक है सेंट बेनेडिक्ट, याद रखना पहले नंबर का सेंट बेनेडिक्ट जो है मध्यकालीन समय में मठ हुआ, ये इटली में स्थापित था। याद रखना इटली में ये स्थापित था, कौन, सेंट बेनेडिक्ट, है ना। ये सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक प्रसिद्ध मठ में से एक था, जिसकी पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर लगाई है, ठीक है। ये इसकी स्थापना जो है इटली के महान सेंट हुए, सेंट देखे लगाते हैं, सेंट होते हैं संत जिनको हम कह सकते हैं, उनका नाम बेनेडिक्ट, और इन्हीं के नाम पर जो है सेंट बेनेडिक्ट जो है वो आपके मठ का नाम जो है वो पड़ गया। क्लियर हो गया जी। तो इस मठ में रहने वाले जो भिक्षुओं के मार्गदर्शन और हस्त लिखित पुस्तक लिखी गई है, हाथ से लिखी हुई पुस्तक है, जो जिसके 73 अध्याय जो है वो आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं, मार्गदर्शन करने के लिए। दूसरा जो मठ है उसका नाम है, वो है क्यूनी मठ। 910 ईस्वी में जो है विलियम प्रथम ने फ्रांस में बरगंडी नामक स्थान में इस मठ की स्थापना जो है की थी। देखिए विलियम का नाम हमने पहले भी पढ़ लिया है। विलियम ने, वो जिसने इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया था, वो बरगंडी से आया था, मतलब विलियम के वो फादर थे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उनके ये बेटे हुए विलियम प्रथम आगे, उनके वंशज के ही विलियम प्रथम, या बेटे हुए या कोई और हुआ, तो विलियम प्रथम के नाम से। तो आपने वो विलियम याद रखना है कि वो अलग थे, वो भी बरगंडी के थे और ये भी बरगंडी से थे। तो 910 में इसमें विलियम प्रथम जो शासक थे वहाँ के, उन्होंने उसकी स्थापना जो है वो की थी, क्यूनी जो है मठ की। हो गया जी। तो मठों के बारे में वो जो है जितना पढ़ा अपने पीछे वो आपने वैसा लिखा जा सकते हैं। इनको कड़ाई, इन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो कार्य किया वो था कि मठों में उस समय जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको दूर करना और चरित्रहीनता का जो बोलबाला था उसको दूर करना। इससे क्या हुआ कि उन्होंने अपने क्यूनी मठ जो थे वो बहुत पवित्र हो गया और लोग उनके द्वारा जो भी स्थापित वहाँ पर भिक्षु भिक्षुण थे उनका आदर जो है वो होने लगा। नियमों का पालन जो है कड़ाई से करवाया जाता था। राजा ने बड़े सख्त नियम जो है बनाए थे क्यूनी के लिए, विलियम प्रथम ने। क्लियर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्रायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रायर पूछा जाता है, 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, कई बार जो है 3 नंबर के लिए प्रश्न आ जाता है। तो 13वीं शताब्दी में, याद रखना ये 10वीं शताब्दी में हुआ क्यूनी, यहाँ पर 13वीं शताब्दी के आरंभ में जो है यूरोप में भिक्षुओं का एक नया समूह जो पैदा होगा। अब एक नए समूह आ गया। पहले हमने पढ़ा कि एक जो ऋषि लोग चले गए जंगलों में, अब ये फ्रायर कुछ ये लगता रहे कि कुछ ऐसे ऋषि थे जो किसी घरों में नहीं रहते थे, उनका अपना कोई मठ नहीं था, जबकि वो बाहर रहते थे, लोगों के बीच में ही रहते थे, भिक्षा मांगते थे और बदले में उनको जो है अच्छे अच्छे ज्ञान की जो बातें ईसा मसीह के द्वारा जो बताए हुए रास्ते थे उनको बताते थे। और इनको ही फ्रायर जो है कहा जाता। कब? 13वीं शताब्दी में। याद रखना 13वीं शताब्दी में यूरोप में भिक्षुओं का एक नया समूह जो है पैदा हुआ, जिन्हें कहा जाता था फ्रायर। क्या कहा जाता था? फ्रायर। तो ये मठों में न रहकर कहाँ जाते थे? भ्रमण में जाते थे, लोगों के बीच में जाते थे, उनका संदेश देते ईसा मसीह का, और ये जनसाधारण की भाषा में ही बोलते थे। ऐसा नहीं था कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे जो लोगों की समझ के बाहर थे, जैसे कि हमारे समाज में बनता रहा कि जो भाषा थी, जो संस्कृत भाषा थी, वो लोगों के जहन में समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसका पाठ जो है वो पढ़ा जाता था। लेकिन यहाँ पर नहीं, जनसाधारण, फ्रायर ने जनसाधारण की भाषा में लोगों को जो है ईसा मसीह की जो बातें थी वो कही और उन्होंने उनको समझा और अपनाया भी। ठीक है। फ्रायर जो लोग थे उनके द्वारा दान से अपनी जीविका कमाते। मैंने कहा ना कि जो भी दान में आता था वो अपनी संपत्ति नहीं रख सकते थे, लेकिन जो दान में आया उसी से वो अपना जीवन निर्वाह जो करते थे। ये थे फ्रायर लोग। फिर चर्च का प्रभाव, ये मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, चर्च का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, हम पढ़ चुके हैं।
सारा का सारा कार्य, चाहे आपका न्यायालय देना हो, न्याय देना हो, आपका विवाह करवाना हो, शिक्षा है, अस्पताल है, विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सारे कार्य जो है वो चर्च जो है लोगों के लिए जो है करता था, ठीक है। और कई बार युद्ध और शांति में भी जो है प्रमुख भूमिका रहती थी, राजा को भी उसकी बात मानना पड़ती थी। एक अंतिम कार्य जो आपको याद रखना कि ईसा मसीह का जो जन्म था 25 दिसंबर, उसको उन्हें क्रिसमस का त्यौहार के तौर पर बनाना जो शुरू किया, जो आज भी प्रचलित है, ठीक है। इसी त्यौहार ने जो है, जो लोग हैं जो इस धर्म के माने ईसाई धर्म के जो लोग हैं, इसी कारण उनके बीच में एकता का भाव जो है वो पैदा हुआ। हमारे दीपावली हुए जो त्यौहार है ना हमारे, वो इसलिए बनाए गए हैं त्यौहार ताकि हम हिंदू लोग जो है एक मिलकर रहें, इकट्ठे रहें, तो एकता स्थापित होती है। तो इसीलिए जो है ये चर्च का प्रभाव जो है वो समाज में रहा। याद रखना, हर वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। अब कर लेते हैं नगरों के विकास और नगरों के उत्थान के कारण। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नगर जो स्थापित हुए, है ना, 11वीं शताब्दी में ही इनका प्रारंभ जो है हो चुका था। नगरों का स्थापित होना कहाँ, जो रोमन साम्राज्य के पश्चात की बात हम कर रहे हैं, जब उसका पतन हो रहा था या हो चुका था, है ना। मैंने कहा कि 5वीं और 6वीं शताब्दी में तो इस भाग का केवल यही भाग था जो था का पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, उसका पतन हो चुका था। और यहाँ पर जो है समय बीता बहते 15वीं शताब्दी में जाकर जो है रोमन साम्राज्य का अंत हुआ अलग अलग जगह के ऊपर। तो इसके अंत होने के कारण का एक कारण जो नगर की स्थापना भी थी, जिसको हमने पीछे जो पढ़ भी लिया। नगर, है ना, कौन कौन से नगर ये भी हमने पढ़ लिए थे। वेनिस है, फ्लोरेंस है, मिलान है, जिनेवा है, नेपल्स है, लंदन है, क्लोन है, प्रेग है, और वर्सिलोना है, रोम है, और आंग्सवर्ग है। पहले हमने कुछ और पढ़े थे, लेकिन थोड़े से अब और इसमें शामिल हो गए हैं, तो आपने इनको जरूर याद करना है। जितने भी मैंने बोल्ड किया है उनको जरूर याद कीजिए। 11वीं शताब्दी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिए। तो कुछ ही शब्द याद कीजिए, बाकी आप अपने आप बना लेंगे। हम बात कर रहे हैं रोमन जो नगर थे, या नगर का विकास जो है कैसे हुआ, कौन कौन से नगर 11वीं शताब्दी, लेकिन इसके हम पढ़ रहे हैं कि विकास कैसे हुआ, कैसे ये नगर बने, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले का कृषि का विकास, अर्थव्यवस्था हमारी कृषि से ही प्रारंभ हुई थी। कृषि की लोगों ने वहाँ उसका जो भी उत्पादन हुआ, अत्यधिक जो उत्पादन हुआ, तो उससे जो है उसने अपने अच्छे घर बनाए, अच्छी जो है शिक्षा ली, कुछ और किया, अपना व्यापार किया। तो इस तरह से हम फ्लोरिश आगे से आगे जो बढ़ते चले। तो कृषि से ये प्रारंभ हुआ था। तो नगर बने कृषि से। कैसे? रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, जो अराजकता का बोलबाला था, व्यापार में उस समय बहुत घाटा हुआ, बड़ी संख्या में जो नगर उजड़ गए क्योंकि लोगों ने लूटपाट करी, बाहरी जो विदेशी आक्रमण हुए। तो ये रोमन साम्राज्य के बाद की स्थिति में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो स्थितियाँ थी उसके पश्चात धीरे धीरे जो है सामंतों ने संभाली, और उसके बाद परिस्थितियों में परिवर्तन आया, और कृषि में विकास होने लगा, कृषि में सुधार किया जाने लगा, ठीक है। और आवश्यकता से जो अधिक जो खाद्यान्न, जो अनाज उगाया जाता था, उसको बेचने की आवश्यकता हुई। जब तक हमारी ज़रूरतें थी, देखिए समय बीते, अगर हम अपने दादा को पूछे ना, कभी हमारा अनाज जो है 1 बीघा में केवल कुछ किलो ही होता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ कृषि में सुधार हुए, नए नए जो है बीज आए, उसको हल भी, कई लकड़ी के हल से जो है वो लोहे वाले हल आ गए। तो कई चीज़ें, नई चीज़ें आई, और उसके कारण क्या हुआ, हमारा जो अन्न था 1 बीघा में बढ़ गया, वो कई जो है वो क्विंटल होने लगा। तो हम कम ही अनाज खाते हैं ना, तो अधिक जो अनाज था उसको ख़राब करना तो अच्छी बात नहीं, तो उसको बेचा जाने लगा। बेचने के लिए कहाँ जाएंगे हम, जहाँ लोगों की ज़रूरत है। लोगों की ज़रूरत कहाँ होगी, जहाँ पर वो, जिनके पास ज़मीन नहीं होती, तो उस जगह का, जैसे मंडी में हम, अगर मैं मंडी में हूँ, अगर आपने मंडी जो शहर है आपने देखना, वहाँ पर बहुत कम खेत मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर वो लोग हैं जिनके पास खेत नहीं, तो उनको बेचने के लिए क्या ले जाते थे, वो अनाज ले जाते थे, अत्यधिक जो ज़्यादा अनाज। तो इस प्रकार से ये बिक्री केंद्र जो है बनने लगे। नगर बनने से पहले की बात कर रहा हूँ, मंडी भी पहले जो है वो नगर एकदम से स्थापित नहीं था। तो उन जगह के ऊपर लोग जाते रहे, तो लोगों के चारों तरफ से लगा कि ये वो केंद्र था, तो उनको कहा गया बिक्री केंद्र, जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को बेच सकता था और बिक जाती है आसानी से, ठीक है। इन बिक्री केंद्रों को जैसे जैसे ये वहाँ पर जो है बढ़ने लगा, तो दुकानें बन गई, दुकानें, घर ज़्यादा बढ़ने लगे, लोग वहाँ आकर बसने लगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं बनने लगी, क्योंकि सड़कों का निर्माण वहाँ पर हो गया, चर्च वहाँ पर बन गए। तो इस प्रकार से ये जो छोटे छोटे जो वहाँ गांव हुआ करते कभी, वो शहरों में तब्दील होने लगे। शहरों मतलब नगरों में, पहले नगर बने, शहर बाद की बात है। नगर जो है वो शहरों से छोटे होते हैं।
तो नगर की आधारशिला जो तैयार की किसने की? कृषि के विकास ने। कृषि में विकास हुआ, अनाज अधिक होने लगा, जरूरत से ज़्यादा उसको बेचने के लिए विक्री केंद्र स्थापित हुए। कहाँ पर? नगर में ही। और इस प्रकार से इन विक्री केंद्रों के कारण ही वहाँ पर दुकानें, घर, सड़कें और चर्च का निर्माण हुआ और इस प्रकार से नगर बने। तो आधार कौन हुए? कृषि। क्लियर हो गया जी। दूसरा है व्यापार का विकास। दूसरा जो व्यवसाय लोगों ने अपनाया वो है फिर व्यापार, है ना। नए व्यापारिक जो मार्ग का विकास हुआ, ऐसे मार्ग स्थापित। देखिए पहले जो है वो जमीनी मार्ग के द्वारा जो है वो हम जो है व्यापार किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जमीन के बजाय अब किश्तियों के द्वारा, क्योंकि सबसे आसान तरीका है या सबसे आसान जो कम पैसे में हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं वो किश्तियाँ ही। आज की डेट में भारत में जो सबसे ज़्यादा सामान विदेशों से आया जाता है वो समुद्री जहाज़ों के द्वारा, समुद्री रास्ते से आता है, क्योंकि उसके ऊपर कम लागत लगती है, कम पैसा लगता है। क्लियर हो गया। तो नए नए मार्ग देखेंगे यहाँ पर, जो यहाँ से आने के लिए इस मेडिटेरेनियन सी, यहाँ है आपका इंग्लिश चैनल, और यहाँ से फ्रांस से अगर लेकर आना है तो ये इस तरह से लेकर आएंगे। तो ये नए मार्गों का जो है दौर हुआ, शुरू हुआ, और इस प्रकार से बहुत सारे, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, याद रखना इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, ये बता रहा हूँ मैं आपको। इटली, आपको मानचित्र ना अपने घर में एक दीवार के ऊपर ज़रूर होना चाहिए। ये है इटली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। सबसे ज़्यादा जो शहर विकसित हुए उस समय इटली में हुए। क्यों? क्योंकि देखिए जेरूसलम को जब जो है धर्म युद्ध के दौरान यहाँ से, फ्रांस से, इंग्लैंड से या स्पेन, ये है स्पेन आपका ना, ये स्पेन है, पुर्तगाल है, यहाँ से जब लोग चले, ईसाई धर्म के मानने वाले लोग, क्योंकि ये ईसाई धर्म के मानने वाले, तो जब ये यहाँ पर पहुँचे थे इन जगह के ऊपर उनको रुकना पड़ता था। इटली वो जगह थी जो बीच में पड़ता, देखिए तो इटली जो समुद्र किनारे पर थे और ये उस समय जो है वो किश्तियों के द्वारा चलते थे, तो यहाँ रुकते थे और यहाँ पर जो है वो व्यापारी केंद्र बनने लगे। तो इस प्रकार से हम बात करें इटली, ये हो गया। इटली के बाद जो है हम बात कर रहे थे किसकी? जर्मनी की। जो जर्मनी ये है जर्मनी। उस समय जर्मनी जी का साम्राज्य यहाँ तक जो फैला था, नीचे तक जो आता था, जिसमें जो है आज के आपका जो स्विट्ज़रलैंड है या फिर आयरलैंड है, ये सारे जो उस समय जर्मनी के राज्य में ही शामिल होते थे। फ्रांस की बात करें तो ये फ्रांस है, अगर स्पेन की बात करें ये स्पेन है, पुर्तगाल की बात करें तो ये पुर्तगाल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो है जो यहाँ बात कर रहे हैं, ये व्यापारियों ने, यहाँ के जो व्यापारी थे ये कहाँ गए? धर्म युद्धों के दौरान जो है व्यापारी नहीं, पहले लोग गए कौन? जो युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन उनमें से ही बहुत सारे बाद में व्यापारी बन गए। तो जब इन्होंने यहाँ पर आकर देखा तो इन्होंने देखा कि यहाँ के जो है जेरूसलम के जो मुस्लिम लोग हैं ये तो बहुत समृद्ध हैं, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं समृद्धि की, जिसमें मसाले हो गए, कोई और चीज़ें हो गई, कोई खजूर हो गया, कोई और चीज़ें, जिसका कारण ये बहुत समृद्ध थे। ठीक है, तो ये जो व्यापार था इस कारण जो है मुसलमानों के बीच में, अफ्रीका, यूरोप के व्यापारियों के बीच में, और यूरोप के व्यापारी कौन हो? इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, पुर्तगाल और बेल्जियम के जो व्यापारी थे, इनके बीच में संबंध स्थापित हुए धर्म युद्धों के पश्चात, और बड़ी तीव्रता के साथ जो है वो नए नगर जो है वो बनने लगे। मैंने बताया ना नगर बनने का किसके कारण? इस व्यापार के कारण। क्लियर हो गया। व्यापार का कारण पैसा आता है, समृद्धि आती है, तो पैसा आएगा तो आप घर बनाएंगे, बड़े जो है वो दुकानें बनाएंगे, तो इस प्रकार से ये चलता है, लेन देन चलता है। तीसरा आ गया धर्म युद्ध। धर्म युद्ध, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, बार बार कह रहा हूँ। 11वीं से 13वीं शताब्दी, मतलब 1096, अगर एग्जैक्टली डेट आपको याद है, ईस्वी याद रखनी, तो 1096 से लेकर 1272 ईस्वी तक इसको याद रखना है जरूर। क्या हुआ? धर्म युद्ध हुए। किसके लिए हुए थे? जेरूसलम, बार बार वही जेरूसलम को हासिल करने के लिए, पवित्र भूमि जहाँ पर जो ईसा मसीह का ने अपना प्रारंभ किया था अपने उपदेशों के देना, जहाँ से नज़दीक ही भूमि उनकी जन्म की भूमि जो है पड़ती थी। तो जेरूसलम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ईसाई धर्म के लोगों के लिए। तो उसके ऊपर किसने आक्रमण कर लिया था? मुसलमान, वहाँ के जो है शासकों ने उसके ऊपर जो है अधिकार कर रखा था। तो उसको अधिकार को ख़त्म करने के लिए पोप ने कहा जाइए और जेरूसलम को जो है वो आप क्या कीजिए, उसको आज़ाद कीजिए, समय आ गया। तो कौन गए थे भाई? कौन गए थे? सामंत लोग जिनके पास सेना थी, और इस प्रकार से वो जेरूसलम पहुँचे। ठीक है, तो यूरोपीय मुस्लिम नगरों को देखकर, मैंने पहले भी कहा ना, देखकर वो चकित हो गए, उनको लगता हमारे नगर सबसे प्रमुख है। लेकिन जब वो यूरोप में से कहाँ आए, पश्चिम एशिया की तरफ आए, तो उन्होंने देखा यहाँ पर जेरूसलम में, देखा वहाँ पर तो बहुत कुछ है। क्या क्या है? रेशम है, मलमल है, गरम मसाले हैं, और विलासता की बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका यूरोप में बहुत सारा पैसा जो है वो मिल सकता था। तो इसलिए जो व्यापारी वर्गों ने क्या किया, अब इन नगरों से
क्या लिया, ये सामान उठाए और अपना नगरों में लेकर आए। इस प्रकार से क्या हुआ, अब जो है वो आदान प्रदान व्यापार जो शुरू हुआ और पैसा जो है वो कमाने लगा। और पैसे जैसे जैसे धन आता है वैसे वैसे हमारे जो छोटे छोटे गांव है वो भी नगरों में स्थापित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी तीसरा कारण बना धर्म युद्ध। चौथा है नगरों की स्वतंत्रता। नगरों की स्वतंत्रता के बारे में बात हो चुकी है। बहुत आज़ाद आवा हवा होती है, स्वतंत्रता होती है अपने व्यवसायों की, किसी भी तरह की। तो कृषकदास कहाँ चले गए, घोर अत्याचार से बचने के लिए कहाँ चले गए भाई, शहरों की तरफ जो है वो चले गए। और मैंने ये पहले ही कह दिया, 1 वर्ष 1 दिन 366 दिन है ना। नगरों की हवा में स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, इसलिए भी जो नगरों का विकास हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग का आकर अपने पैसे घर से उठाते और कहाँ जाते, नगरों में, और नगरों में ही रहना शुरू किया, वहीं वो काम करना शुरू किया। तो इसका विकास किसका होने लगा, नगरों का, बजाय गाँव के। कहाँ हुआ, नगरों का विकास। आज भी गांव से देखना आपने, जो भी अच्छी नौकरी करने लगता है वो जाकर कहाँ बस जाता है, नगरों में ज़मीन खरीदता है और वहीं बसना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से नगर जो है वो ज़्यादा बड़े होते जाते हैं, विकसित होते जाते हैं। हो गया जी। अब आता है इसकी विशेषताएं, इसकी शकल सूरत क्या थी, उस समय के नगर जो थे वो कैसे स्थापित थे। नगर मैंने बता दिया, बहुत सारे नगर जिनके बार बार जो जिक्र हो रहा है, बार बार नहीं बताऊंगा। कैसे थे ये, देखिए नगर तो स्थापित हो गए, लेकिन यहाँ जो नगर स्थापित हुए वो ना ही प्राचीन वाले शहर थे, ना ही जो आधुनिक शहर थे जहाँ पर जो हर जगह सड़क जा रही है, हर जगह नाली जा रही है, नालियों की व्यवस्था है, कूड़े की व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था है। ये जो शहर थे कैसे थे, ये भव्य नहीं थे, ना प्राचीन नगरों की तरह भव्य थे, ना ही आधुनिक शहरों की तरह बसे थे, विशाल नहीं थे। इनमें आधारभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए थी उनकी कमी थी। क्यों नहीं, क्योंकि ये बिना योजना के बस गए, कोई योजना नहीं बनाएगी। जैसे आज भी अगर हम घर बनाना चाहें तो आपको एक प्लान बनाना पड़ती है, इतनी जगह में राइट में छोड़ूंगा या लेफ्ट, लोग आना जाने के लिए भी जगह छोड़ेंगे, यहाँ मैं किचन बनाऊंगा, यहाँ एक तरीके के साथ बसता है। जैसे चंडीगढ़ शहर बसा ना, कि बीच में हर जगह आपको सड़कें मिलेंगी, हर घर में अपनी गाड़ी घर में ही लगेगी, कोई बाहर खड़ने की आवश्यकता। तो इस व्यवस्था के साथ जो है शहर नहीं बसे। नगरों की बात कर रहा हूँ, जो नगर उस समय बसे 11वीं शताब्दी में मध्यकालीन जो शहर थी उनकी चर्चा हो रही थी। तो आधुनिक शहर नहीं थे वो, ना ही प्राचीन काल में भी अच्छे शहर बसे थे, जो उजड़ गए थे वो अच्छे शहर, लेकिन मध्यकालीन के जो शहर थे वो अच्छे नहीं थे। सुविधाओं की कमी थी, योजना की कमी थी। देखिए मकान लकड़ी के थे, एक दूसरे से सटे। देखिए जो यूरोपीय जो देश हैं वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए ठंड से बचने के लिए लोग लकड़ी के मकान जो बनाते हैं। आज भी देखने हमारे यहाँ हिमाचल में ऊंचे ऊंचे जैसे जाएंगे आप पहाड़ियों के ऊपर, तो मकानों में लकड़ी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, कंक्रीट का कम, क्योंकि लकड़ी जो है वो ना जल्दी से ठंडी होती है ना जल्दी से गर्म होती है। तो इस प्रकार से वो आपको बचाती है ज़्यादा ठंडी होने से, है ना, वो गर्म रहती है। तो इस प्रकार से गलियाँ तंग थी वहाँ पर। आप जो भी सोच सकते हैं, मतलब जो व्यवस्था से नहीं होगा तो क्या होगा, गलियां बहुत तंग होगी चलने के लिए, सड़कें बहुत कम चौड़ी होंगी, कच्ची होंगी, पीने के लिए पानी स्वच्छ नहीं होगा, जल निकासी नहीं होगी, हर कहीं खड़ा हो जाता है, महामारियां फैलेंगी। उससे क्या, पानी जब खड़ा हो जाएगा मच्छर पैदा हो जाएंगे, प्लेग फैल जाएगा, तो लोग बहुत संख्या में मारे जाते थे इसके कारण, बहुत बीमारियां उत्पन्न होने के कारण। तो एक उदाहरण दिया गया है कि जर्मनी में जो है 3000 नगर स्थापित थे उस समय इस तरह के, लेकिन उसमें से 2800 शहर ऐसे थे जिनकी जनसंख्या केवल कितनी मात्र थी, 1000 थी, केवल मात्र 1000 रह गई थी। याद रखना, उनकी जनसंख्या मात्र 1000, याद रखना, ये असर हो गया, असर नहीं, 1000 थी। तो इस प्रकार से लोग मारे जाते थे इन शहरों में, गंदे शहर बसे थे। क्लियर हो गया। तो ये है कि व्यवस्था अगर पूछी जाए कि उस समय के जो नगर थे वो कैसे थे, क्वेश्चन नहीं आता है अब तक, जो है बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन कुछ एक चीज़ें जैसे कैथीड्रल नगर के बारे में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके मैंने इसको लिया है। तो आप पिक्चर बना लीजिए कैसे शहर उसमें बसे। सुरक्षा व्यवस्था, देखिए उनकी सुरक्षा के लिए उस समय जो स्थिति थी, मैंने कहा ना अराजकता का माहौल उस समय स्थापित, शांति स्थापित नहीं थी, लूटमार किया जाता था। उस लूटमार से बचने के लिए, नगरों की लूटमार से बचने के लिए नगरों को जो है किलाबंदी कर दी जाती थी। किलाबंदी, क्लियर हो गया, ऐसे किले चारों तरफ बना, दीवार बना दी जाती थी, और इस दीवार के बाहर जो खाई बना दी जो पानी से भरी रहती थी, ताकि लोग जो है वो जो आक्रमणकारी हो आसानी से अंदर, जहाँ से जाने के लिए रास्ता था वो भी लकड़ी के पुल बनाए जाते थे, और वो जमर्जी अगर माला आक्रमणकारी आ जाए तो उनको तोड़ दो। मुख्य दरवाजा होता था वो लोहे का होता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें उस समय, और पहरेदार करने के लिए जो बड़ी बड़ी जो है वो सेंटर में क्या होगा, एक बहुत बड़ी जो है वो बनाया होगा जिसे बुर्ज कहा जाता था ना,
बड़ी बड़ी मीनार बनाएगी और उसके ऊपर जो है वो देखता था चारों तरफ, जो है वो शहर की रक्षा करता था। तो ये सुरक्षा व्यवस्था उस समय जो है थी बचने के लिए लुटेरों से। क्लियर हो गया। अब आता है एक इंपॉर्टेंट और आ जाता है श्रेणियों की भूमिका। श्रेणियाँ क्या है, श्रेणियाँ क्या है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन कई बार। तो समझ लीजिए, नगर जैसे जैसे बढ़ने, नगर में कौन लोग रहते थे भाई ज़्यादातर, वो किसान तो रहता नहीं था, कौन रहते थे, अधिकांश व्यापारी लोग रहते थे, या समृद्ध जो किसान होगा वो रहेगा, और व्यापारी जिसके पास धन है। अब ये जो व्यापार थे अलग अलग तरह के व्यापार था, को कृषि संबंधी अनाज के बेचता था, को जो वस्तुओं को बेचता था, तो अलग अलग तरह के व्यापारी। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग अपने अपने जैसे जैसे व्यवसाय था उस व्यवसाय से संबंधित श्रेणियां बना दी। भाई श्रेणियां क्या होता है, इनको समझिए। श्रेणियां जो है आज की डेट में जो है कैसे थे, मैं क्या कहूँ, कॉरपोरेशन जैसे होती हैं, कॉरपोरेशन में नहीं बोलूँगी इनको, जैसे देखिए नाम नहीं मेरे को आ रहा है, संगठन जैसे बन जाते थे, संगठन है ना, जैसे कि आपकी ट्रक यूनियन, यूनियन कहेंगे इसको, श्रेणी को यूनियन कहेंगे, है ना। तो श्रेणियां बनती, यूनियन बन जाती थी। जैसे ट्रक यूनियन को कहेंगे हम, जैसे जिनके पास ट्रक है वो एक दल बन जाएगा, उनका एक प्रधान भी होगा, और उनका कार्य क्या होता है कि अपने समाज को आगे ले जाना। अगर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसके विरुद्ध खड़े हो जाना, इकट्ठे मिलकर जब खड़े हो जाते हैं तो बात सुनी जाती है ना। तो इसलिए श्रेणियां जो है बनी व्यापारियों की, अपने अपने तरह के जो व्यापार वो करते थे उस तरह की श्रेणियों के जो है वो श्रेणियां बनी। तो श्रेणियां समझ लीजिए, है ना, यूनियन होगी, संगठित हुई, इनका अपना प्रधान होता, मैंने कहा ना। अब इनका कार्य क्या होता था, एक तो पहले अपने जो भी उत्पाद वो कर रहे हैं, मान लीजिए कपड़ा यूनियन की है ना, कपड़े की जो व्यापार करने वाले उनकी श्रेणी है, तो उनका कार्य क्या था कि उत्पाद की गुणवत्ता, अच्छा कपड़ा बने, ठीक है, और उसका मूल्य और उसकी बिक्री पर नियंत्रण जो बना रहे। ऐसा नहीं कि वो अपनी मनमानी करे, उसका मूल्य कितना होगा वो भी यूनियन डिसाइड करेगी, श्रेणियाँ डिसाइड करेगी, बिक्री कितने में की जाएगी वो भी वही डिसाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि एक तरह का जो है, एक तरह का मूल्य सबको जो है वो देना पड़ेगा, और एक तरह का नियंत्रण बना रहता था, नियंत्रण। क्लियर हो गया, झूठ नहीं किया जा सकता था, फिर श्रेणियाँ उसका पूर्वक ध्यान रखी जाती थी। और श्रेणी का अपना एक प्रधान भी होता था जो कार्य को चलाता था सुगमता से, उस श्रेणी के कार्य को। उसकी हेल्प के लिए बहुत सारे सदस्य जो नियुक्त किए जाते थे, चुने जाते थे, है ना। श्रेणी जो है सभागार भी उनका अपना होता था, एक बड़ा भवन बना देते थे जहाँ पर जो है तो व्यापारी लोग हैं, पैसा है, क्या लगा, एक जगह पे ऊपर जो है भवन बना लिया, बड़ा सा जो हॉल बना लिया, और वहाँ पर ये सभाएं करते थे और बहुत सारे विचार विमर्श जो है करते थे। विचार विमर्श, क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, कैसे जो है नियम बनने चाहिए, सारे कार्य वहीं पर होते थे। तो जो भी नियम बनते थे उसका उल्लंघन कर अगर कोई करता था, मान लीजिए कोई घटिया माल बनाकर बेच रहा है, उत्पादन कर रहा है, ग्राहकों से जो है ज़्यादा मूल्य वसूल कर रहा है, तो ऐसे अगर इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये निर्धारण करने का कार्य कौन करती थी, श्रेणियाँ करती थी, यूनियन करती थी। अगर वो अपनी मनमानी करने लगे हैं तो इसके लिए जो है नियम बनाए गए थे, और उन नियमों का पालन न करने पर जो है वो उनका सख्ती से उनका जो पालन करवाया जाता था, उनके विरुद्ध कार्यवाही जो है की जाती थी, उनको वो जुर्माना लगाया जाता था ना। तो इस प्रकार से एक और कार्य ये श्रेणियाँ करती थी कि अपने अधीन जो है जो बड़े बड़े कारखाने बनाए थे, और उन कारखानों में कार्य करने वाले जो कारीगर होते थे या जो शिल्पकार होते थे, है ना, वो शिल्पकार क्या हुए जो खूबसूरत चीज़ों को बना, जैसे गहने बनाते हैं ना, तो उनकी कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं। कल्याण के कार्य, उनका जो मेहनताना, कोई ऐसा नहीं कि उनको जो है एक्सप्लॉइट करे, है ना, उसका ख्याल रखते थे। अगर बीमारी के समय अगर है तो बीमारी के समय में, दुर्घटना के समय में, या वृद्धावस्था के समय में उनको पूरी आर्थिक सहायता देने का कार्य भी कौन करती थी, श्रेणियाँ ही करती थी। कोई विधवा हो जाती है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनकी शिक्षा का देखभाल करना वो कार्य, और मनोरंजन का कार्य भी करना, ये सारे श्रेणियों के ही कार्य। तो श्रेणियाँ समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इनके कार्य हुआ करते थे। अब आता है कैथीड्रल, बहुत आसान है, बस एक बार पिक्चर की तरह समझ लिए। कैथीड्रल क्या होता है, ऐसे नगर जो विशाल चर्चों के निर्माण के कारण हो, विशाल चर्चों को ही देखिए फ्रांस में जो है 12वीं शताब्दी रखना, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में बड़े बड़े जो है वो क्या बसाए, सर चर्च जो है बनाए गए, बड़े बड़े चर्च बनाए गए जो पहले से बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर थे देखने में और बड़े थे आकार में, जैसे नीचे दिए गए यहाँ पर चर्च जो है बसा है, ठीक है, बनाया गया है। इन्हीं को ही कैथेड्रल कहा गया। क्या गया, कैथेड्रल। देखते ही देखते जो है लगभग यूरोप के जितने भी और देश थे, फ्रांस के अलावा, चाहे वो इंग्लैंड था, जर्मनी था या दूसरे देश थे, वहाँ पर भी इस प्रकार के जो है चर्च बनने लगे। कैसे चर्च, कैथेड्रल चर्च जो है इनका निर्माण होने लगा।
इनका निर्माण कौन करता था? याद रखना, जो मठ थे, जो मठ के लोग थे, क्योंकि माना जाता कि वो भ्रष्टाचारी नहीं होते थे, उनकी देख रेख में जो है ये जो है चर्चों का निर्माण होता था। और इसके लिए क्या होता था? जो धनवान व्यक्ति था वो धन देता था, और जो सामान्य व्यक्ति था वो अपना श्रम देता। श्रम क्या होता है? कि जाकर वहाँ पर जो है वो बिना पैसे लिए जो है काम करना, उसे श्रम का दान कहते हैं। दान क्या किया, वो उसका पैसा नहीं लेंगे वो तो दान। अब धनी आदमी ने जो पैसा दे दिया उसको वापस नहीं लेंगे, वो दान है, दे दिया उसने तो दे दिया, क्लियर हो गया। तो नॉर्मल आदमी क्या देंगे? श्रम देंगे और वो धन देंगे। इस तरह से जो है ये कैथेड्रल जो है वो बनने लगे, ठीक है जी। इनके धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर जो है कुछ श्रमिक आ गए, और धीरे धीरे देखा कि वो लोग भी आने लगे जो व्यापार करते हैं। उनके लिए व्यापारी लोग क्या करते हैं? अपने सामान को बेचते हैं, खाने का सामान बेचना है, कपड़े बेचना, जो वहाँ काम करने वालों को। तो धीरे धीरे करके इनके चारों तरफ जो है ऐसे लोग आ गए, चाहे वो व्यापारी वर्ग थे, चाहे किसी हर तरह के लोग जो शामिल हो रहे, और उन्हें स्थायी जीवन वहाँ पर जो है रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे ये नगर बन गए। नगर नहीं, नगर से ये महानगर बन गए, बड़े बड़े नगर स्थापित हो गए, और इन नगरों को कहा गया कैथेड्रल। क्लियर हो गया? कैथेड्रल नगर, क्लियर हो गया जी, समझ आई बात। यहाँ अब एक और चीज़ भी याद रखने वाली है कि ये जो कैथेड्रल नगर है, कई बार जो चर्च थे वो कैसे थे दिखने में, तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, एक तो पहले बड़े ये मनोरम थे, बहुत ही सुंदर बनाए गए थे, बहुत खूबसूरत है, पहले से ज़्यादा सुंदर जो है बनाए गए थे कैथेड्रल जो भवन थे या चर्च थे, ठीक है। इसके निर्माण जो किया जाता था वो इस बात का ख्याल रखा जाता था कि जब पादरी जो लोग जो है बोल रहे हैं कुछ जो है जो पवित्र शब्दों बोल रहे हैं मुंह से, तो उसकी आवाज़ सबको सुनाई दे। इस तरह से गूंजती है आवाज़ हॉल में। भिक्षुओं के जो गीत हैं वो दूर तक सुनाई दे। लोगों की जो प्रार्थना की घंटियां हैं, देखना अपने कभी भी चर्च के बाहर जाना है, ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहां पर उसकी आवाज़ है वो दूर तक उसका स्वर, तो उसका हाइट के ऊपर उसको लगाया जाता है, बांधा जाता था और उसको खींचा जाता था, फिर बजती। बहुत बड़ी घंटी लगती है हमेशा, देखना आपने, और वो बड़े दूर तक सुनाई देती थी। मैं शिमला में होता था तो सुबह ही जो है 5 बजे वो घंटी बज जाती थी चर्च की, और बहुत सुंदर बड़ा मदर साउंड आता था, है ना। तो इस तरह से ये काम जो है वो कैथेड्रल में होता था। कैथेड्रल के जो खिड़कियां होती थी, उनके जो कांच होते थे वो ये कैसे होते? अभिरंजित क्या होते हैं? एक तो क्रिस्टल टाइप बहुत सुंदर होते हैं, और उसके आसपास जो हो आर पार देखा जा सकता है ना, आर पार उनके। तो मतलब जब हम देख सकते हैं तो देखने ऐसे शीशे जब जिनके आर पार हम देख सकते हैं, उन्हीं से ही जो अभिरंजित कांच से ही जो सूर्य की रोशनी वो अंदर आ सकती है। तो इसलिए इनको लगाया गया ताकि रोशनी अंदर आ सके दिन में, और रात को उन रंजित जो शीशे होते थे उनके ऊपर ईसा मसीह की जो है बहुत सुंदर जो है वो तस्वीरें बनी होती थी, है ना, उनके जीवन से संबंधित, चाहे उनका बचपन की बनाई हो, चाहे वो बड़े हो की उपदेश देते हुए। तो वो रात को जब मोमबत्ती की रोशनी होती थी, तो उन खिड़कियों के शीशे के ऊपर जो पिक्चर्स होती थी वो उभर कर सामने आती, तो सुंदर लगती थी देखने में। तो ये जो है ऐसे जो है वो कैथेड्रल जो नगर जो है बनाए गए थे, या कैथेड्रल चर्च जो है। तो दोनों की विशेषता मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब आता है इन नगरों के समझने के बाद, अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिए तो मैं मान लूँगा कि आपने मेरे विषय को आज बड़े ध्यान से सुना, और मैं अपने आप को पीठ थपथपाऊंगा कि मेरे वजह से कम कुछ बच्चे जो है समझ पाए। चलिए बात करते हैं रिक्त स्थान, एक एक करके, तैयार रहें। पहला प्रश्न, सामंतवाद का पतन इंग्लैंड में डैश, फ्रांस में डैश, जर्मनी में डैश, ये बता दिए हैं, और रूस में डैश। मैंने पहले ही आपको बताया था, याद कीजिए। इंग्लैंड सर्वप्रथम वो देश था जहां पर सबसे पहले किसका सामंतवाद का पतन हुआ था, और डेट थी 1485। बिल्कुल सही कहा, शाबाश, 1485। फ्रांस में, याद रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। फ्रांस में 1790 में, जर्मन में 1848 में, और रूस में याद कीजिए 1917 जार की क्रांति। दूसरा ये रहा 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में जो है यूरोप डैश एवं मध्य एशिया के मुसलमानों के बीच में डैश को लेकर युद्ध हुआ था, जिन्हें धर्म युद्ध कहा जाता था। किसको लेकर? ये तो समझ गए, ये क्या है आपका जेरूसलम। ये क्या है, किसके बीच में हुआ था? यूरोप के। कहाँ थे यूरोप के? कौन से थे, मुसलमान या ईसाई? ईसाई, बिल्कुल। तो ईसाई और मध्य एशिया के मुसलमानों के बीच में जेरूसलम को लेकर जो है युद्ध लड़ेगा, और उनको कहा गया धर्म युद्ध। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1347 ईस्वी से डैश ईस्वी के दौरान यूरोप में भयानक उस प्लेग का नाम क्या था वो बताना है, और कब तक
47 से 50 बिल्कुल सही कहा। और उसका नाम था ब्यूबोनिक। क्या नाम था? ब्यूबोनिक जो है वो प्लेग था, जिसे काली मौत भी के नाम से भी जाना जाता था। वेरी गुड। चलिए आगे, चौथा ये रहा, डैश श्रेणी में व्यापारी, उद्योगपति एवं पूंजीपति शामिल थे। ये श्रेणी वो नहीं है, ये है वर्ग की बात कर रहे हैं। तो कौन सा वर्ग था वो मध्यम वर्ग में आता है, व्यापारी वर्ग और उद्योगपति और पूंजीपति वर्ग। फिर पांचवा ये रहा, डैश के प्रचलन से ही कहीं से भी वस्तु जो है वो खरीदी जा सकती थी। किसका प्रचलन हुआ होगा जिसके कारण? पहले ऐसा नहीं था, पहले वह विनिमय हुआ करता था, लेकिन अब क्या आ गई थी? मुद्राएं आ गई थी, जिसके कारण जो है वस्तु कहीं से भी हम खरीद सकते थे। वास्तव में डैश का जन्म से लेकर कब्र तक, कब से लेकर? डैश का जो है जन्म से लेकर कब्र तक जो है पूरा जो है नियंत्रण होता था। किसका रहता था? याद कीजिए, चर्च का। बिल्कुल सही कहा। सातवां ये रहा है, डैश चर्च का सर्वोच्च अधिकारी, सबसे बड़ा पोप, जो कहाँ रहता था? रोम में रहता था। बिल्कुल सही कहा। आठवां पोप के बाद दूसरा स्थान किसका आता था? बिल्कुल आर्क बिशप का नाम आता था। और मठों में रहने वाले भिक्षुओं को डैश क्या कहा जाता था? मठ में जो रहने वाले जो पुरुष थे उनको क्या कहा जाता, और स्त्रियां उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था मंक और नन। बिल्कुल सही कहा। 10वां, 13वीं शताब्दी का आरंभ में यूरोप में भिक्षुओं के एक नया समूह उत्पन्न हुआ, जो कहाँ रहते थे? जो मठ में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे लोग। तो कौन थे? उनको फ्रायर कहा जाता था। बिल्कुल सही कहा। तो आपने बड़े अच्छे से पढ़ा, थैंक यू। इसी तरह से पढ़ते रहिए। देखिए, ज़िंदगी में आपकी गरीबी को दूर करने वाला केवल एक ही है, तुम्हारी पुस्तकें। उनसे प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, ठीक उसी तरह जिस प्रकार से आप किसी पिक्चर के साथ मोहब्बत कर लेते हो। तो याद रखिए, यही आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जो मुझे आपने ध्यान से सुना।